तो आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले से ही एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क कर लिया हूँ। तो अभी हम लोग जस्ट देखेंगे कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, जो मैंने मार्क किया ना वही क्वेश्चन वही से आएगा। तो अच्छे से एक एक लाइन को अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि अगर तुम विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम पेपर उठा के देख सकते हो। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका तुम लाइन से मैच कर सकते हो कि जो मार्क किया वहीं से क्वेश्चन आया है या नहीं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम किस किस चीज़ के साथ डील करता है। ठीक है, तो किस के साथ डील करता है तुम्हारा टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। साथ में उसका क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एंजाइम को। और क्या यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं ये प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, लाइव ऑर्गेनिज्म, एंजाइम, ये सारा चीज़ यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कोई अलग प्रोसेस में यूज़ करते हैं जो कि हम लोग ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। उसके बाद देखो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, जो कि नॉर्मली सबको पता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, या फिर तुम्हारा जो सिंथेसाइजिंग ऑफ ए जीन, जो जीन सिंथेसाइज करते हैं तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा डीएनए वैक्सीन जो बनाते हैं। उसके बाद करेक्टिंग द जीन डिफेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो अगर तुमको क्वेश्चन ये आएगा कैसे आता है पता है, तुमको पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर दी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो पता चलेगा टेस्ट ट्यूब बेबी में, डीएनए वैक्सीन बनाने में, जीन थेरेपी बोलो या फिर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन बोलो, और वहाँ पे तुम्हारा सिंथेसाइजिंग ए जीन और जीन बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। यहाँ पे पूछता है तुम्हारा, एक तो आता है तुम्हारा EFB का फुल फॉर्म आता है। उसका फुल फॉर्म क्या है तुम्हारा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक सेकेंड, इसको चेंज कर लेता हूँ कलर को। ठीक है, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है EFB का फुल फॉर्म। उसके बाद फिर तुमको क्वेश्चन पूछता है कि EFB का डेफिनेशन क्या था। अकॉर्डिंग टू EFB तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो क्या है, देखो ये पहले तुमको एक बात समझाता हूँ कि EFB जो है तुम्हारा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एक्चुअली क्या करता है, तुम्हारा जो नेचुरल प्रोसेस है, और वो क्या करता है नेचुरल प्रोसेस को और तुम्हारा जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हो, दोनों को एक इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके तुम्हारा काम करता है। तो इस बेसिस पे काम करता है। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ देखो कि इंटीग्रेशन मतलब जुड़ा हुआ, मतलब मैं जैसे तुमको बताया ऑलरेडी कि ट्रेडिशनल व्यू को तुम्हारा ऐड कर रहा है मॉडर्न के साथ, इसीलिए नाम क्या आएगा इंटीग्रेशन। किस किस को इंटीग्रेट कर रहा है, इंटीग्रेशन में जुड़ना नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिजम्स को, या फिर ऑर्गेनिज्म का सेल्स को, पार्ट्स देयर ऑफ ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट्स हो सकता है, या फिर तुम्हारा मोलिकुलर एनालॉग्स, ये सारा चीज़ हो सकता है। क्यों, तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये बात याद रखना कि हमेशा क्यों यूज़ करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ भी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो ह्यूमन के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा कोई तुमको साइंस जहाँ पे नहीं मिलेगा जहाँ पे हम लोग ऐसे ही कुछ करते हैं जहाँ पे कोई ह्यूमन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, तो तुम्हारा EFB का अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ, मोलिकुलर एनालॉग्स, ये सारा क्यों फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को ये याद रखना पड़ेगा तुमको। उसका देखो कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे करता है। तो देखो, तो इसके एक्चुअली तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा दो कोर टेक्निक है। क्या क्या है, एक तो तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है और दूसरा तुम्हारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। तो इसका मतलब क्या है समझो, नाम देखो तुम, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका मतलब जीन में कुछ चेंजेस कर रहा है, जीन में तुम्हारा क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। देखो, तो वही लिखा हुआ कि वो डेफिनेशन होता है। और अगर तुमको नहीं आता ना, तुम इन दो टर्म में तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन सा है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कौन सा है। देखो, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होगा तुम्हारा, टेक्निक टू ऑल्टर मतलब चेंज, क्या चेंज करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए जो और आरएनए जो है उसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। उसके बाद चेंज करके क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसमें चेंज करके हम लोग कहाँ पे डालेंगे, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका अंदर। और चेंज द फिनोटाइप, अगर तुम्हारा देखो केमिस्ट्री चेंज हो गया, मतलब जैसे कि सबको पता है
हम लोग का जो डीएनए है वो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल में सब कुछ हम लोग को कोडेड है कि क्या क्या फिनोटाइप दिखना है, कि मेरा हाइट कितना होगा, मेरा आई का कलर कैसे होगा, हेयर कलर कैसे होगा, ये सारा का सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो अगर मैं मेरा जीन ही चेंज कर दिया मैंने, तो फिनोटाइप भी तो बाहर से जो देखने लगा वो भी तो चेंज हो जाएगा। वही लिखा है कि फिनोटाइप भी क्या होगा, चेंज होगा, किसका, होस्ट ऑर्गेनिज्म का। सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या है, नाम देखो क्या, बायो प्रोसेस, मतलब कोई लिविंग चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि सपोज हम लोग कुछ बना रहे हैं, नया कुछ बना रहे हैं और कुछ नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, तो उस जो कंडीशन है, जैसे कि हम लोग को नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल लेवल पे, जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो, मेरे चारों तरफ क्या है, थाउजेंड्स ऑफ तुम्हारे माइक्रोब्स है। तो इतना सारा तो हमको नहीं चाहिए। हम लोग पार्टिकुलरली जिसके ऊपर काम कर रहे हैं सिर्फ हम लोग को वही बैक्टीरिया है, फिर वही ऑर्गेनिज्म हमको चाहिए। तो बाकी सबको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, वो हमको मेंटेन करते कैसे, स्टेराइल कंडीशन करके रखते हैं, मतलब कॉन्टामिनेशन, माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन से फ्री करके रखते हैं। नहीं तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम डालेगा। तो एम्बाइंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स, ताकि क्या हो कि जो जरूरी माइक्रोब्स है सिर्फ उसी का ग्रोथ हो। यहाँ पे डिजायर्ड माइक्रोब जैसे यूकैरियोट का ही सिर्फ ग्रोथ हो, बाकी जो अनडिजायरेबल है उसका ग्रोथ हम लोग क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और हम नॉर्मली क्या क्या बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स, ये सब सारा चीज़ बनाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ से और क्वेश्चन देखो, मैंने पर क्या मार्क किया, AR मतलब एसर्शन रीजन। तो अगर एसर्शन रीजन बनेगा तो यहीं से बनेगा, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं भी जब नीट दे रहा था, अभी तो हालांकि मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि एसर्शन रीजन जब आता था ना, हम लोग को अगर एसर्शन और रीजन अगर दोनों करेक्ट हो जाता है ना, तब हम लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि एसर्शन का रीज़न है या नहीं। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, कभी को टाइम लगाने के बाद भी क्या होता है, तुम्हारा क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है। तो इसके लिए देखो तुमको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में कहाँ पे लाइन दिया हुआ है। अगर तुमको एनसीईआरटी का लाइन पता ना, तुम विद इन सेकंड तुम डायरेक्ट टिक कर दोगे, जो कि लोग 2-3 मिनट लगा देता है एक एक एसेशन रिजल्ट में, उसमें तुम जहाँ 10 से 20 सेकंड के अंदर तुम कर लोगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छा से पढ़ा करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है वो तुम्हारा क्या है, उसका एडवांटेज ज़्यादा है किससे, तुम्हारा एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन से। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या लाता है, तुम्हारा वेरिएशन लाता है। हम लोग सबको पता है जितना ज़्यादा वेरिएशन आएगा हम लोग का उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए हम लोग को क्या हो जाता है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा डोमिनेट कर जाता है या फिर एडवांटेज ज़्यादा हो जाता है एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो असर्शन होगा क्या तुम्हारा कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, एडवांटेज ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। रीज़न क्या होगा तुम्हारा कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, तुम्हारा वेरिएशन लाता है, और तुम्हारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एज इट इज रह जाता है, तुम्हारा जस्ट कॉपी बनाता है। उसके बाद देखो लिखा हुआ, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स का था एज इट इज तुम्हारा बच्चा का हो जाएगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है, देखो परमिट्स वेरिएशन, तुम्हारा वेरिएशन ला रहा है। उसके बाद देखो कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, जो पहले डायरेक्टली ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता था तब क्या होता था कि तुम्हारा इंक्लूजन हो जाता था या फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाता था अनडिजायरेबल जीन विथ डिजायरेबल जीन। मतलब जैसे कि हम लोग को पता है कि सपोज मैं किसी दो काऊ के बीच में मैं हाइब्रिडाइज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को सपोज ऐसे पता चला कि जो बुल है उसके बाद अच्छा अच्छा कैरेक्टर है, उसका स्ट्रेंथ अच्छा है, हाइट अच्छा है, तो इसी वजह से मैंने क्रॉस करा मेरा नॉर्मल काऊ के साथ। तो अभी क्या होगा, तुम्हारा जो नॉर्मल जो मेरे को चाहिए था कैरेक्टर वो तो आ जाएगा, साथ में क्या होगा तुम्हारा जो अनडिजायरेबल कोई तुम्हारा जीन था, जो हो सकता है कि किसी बीमारी का हो सकता है, तो वो भी आ जाएगा साथ में। तो ये तो तुम्हारा क्या हो जाता है, ट्रेडिशनल हैबिटेशन का डिसएडवांटेज हो जाता है। उसके बाद देखो तो इसी को तुम्हारा कौन दूर करता है कि बायोटेक्नोलॉजी, करेक्ट। उसके बाद देखो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड क्रिएशन करता है रिकम्बिनेंट डीएनए में, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग यूज़ करते हैं और जीन ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद देखो कि उसके बाद देखो इनिशिएटिंग, ठीक है। यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिखा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि तुम्हारा डीएनए में कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है
उस अगर वो सीक्वेंस नहीं होगा तो वहाँ पे तुम्हारा रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो जिस पॉसिबल सीक्वेंस की वजह से तुम्हारा रेप्लिकेशन होता है या फिर स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो उसके बाद देखो क्या क्या है यहाँ पे कि क्लोनिंग क्या होता है तुम्हारा। क्लोनिंग का मतलब होता है कि मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज, सेम चीज़ का बहुत सारा अगर कॉपी बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब जेरोक्स जैसा कि एक कुछ तुमको जेरोक्स करो तो एज इट इज तुमको सेम मिल जाता है, तो उसी तरह का क्लोनिंग है कि कोई सपोज कोई डीएनए है, उसका तुमने अगर क्लोनिंग किया तो बाकी सारा का सारा डीएनए सेम हो जाएगा। देखो अरे अब एनी टेम्पलेट, कोई भी टेम्पलेट है उसका बना सकते हैं हम लोग क्लोनिंग। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्चुअली तुम्हारा बैक्टीरिया के अंदर जो नॉर्मल डीएनए है वो तो है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल, साथ में क्या होता है तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा तुम्हारा और सर्कुलर टाइप का तुम्हारा डीएनए मिल जाता है। तो वो जो सर्कुलर एक्स्ट्रा मिल गया ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। उसका तुम्हारा इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि वो डिपेंडेंट नहीं होता है कि तुम्हारा जो बैक्टीरिया के अंदर है कि वो डिवाइड कर रहा है या नहीं, वो डिवाइड चाहे करे या ना करे वो खुद डिवाइड कर लेता है खुद ब खुद। उसका खुद का पास तुम्हारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जस्ट मैंने बताया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा रेप्लिकेशन के लिए। उसका साथ में साथ उसको कुछ अलग ही तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। क्या क्या हम जस्ट पढ़ेंगे कि तुम्हारा उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी होता है उसके पास। अब देखते हैं देखो, तो सबसे पहले क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पे लिखा हुआ देखो प्लाज्मिड का मतलब क्या है, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एज इट इज, लाइन याद होना चाहिए। उसका देखो कि तुम्हारा जो स्टैनली कोहेन है और तुम्हारा हार्बर्ट बॉयर, ये दो साइंटिस्ट 1972 में क्या किया था कि तुम्हारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला था कहाँ से, प्लाज्मिड से। और वो प्लाज्मिड का कहाँ से मिला था तुम्हारा, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ कि सैल्मोनेला टाइफिमोरियम जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया के अंदर तुम्हारा एक चलिए ये प्लाज्मिड मिलता है, जिस प्लाज्मिड में क्या मिलता है तुम्हें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिलता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मतलब क्या कि वो प्लाज्मिड के अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो कुछ ऐसा चीज़ प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है तुम्हारा, अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरियोफाज आ गया अटैक करने के लिए तो वो क्या कर देता है, वो खुद को बचा लेता है लेकिन दूसरा जो आ गया उसको मार देता है, एंटीबायोटिक से बचा लेता है वो। उसके बाद देखो विच वाज ठीक है। और उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं कि तो बाद में हम लोग को और पता चला कि काटिंग ऑफ डीएनए, हाँ तो बाद में हम लोग को क्या चाहिए कि रिकमेंडेड डीएनए के लिए कि कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो क्या कर पाए कि डीएनए सीक्वेंस को स्पेसिफिक रीजन में काट पाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, कोई एंजाइम। तो वो एंजाइम बाद में ढूंढा गया, किसने ढूंढा तुम्हारा, ये तुम्हारा ढूंढा स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयल। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों लिखा है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या है ये क्वेश्चन पूछता है जब तुम मॉक टेस्ट दोगे या फिर तुम नीट में भी ये क्वेश्चन मिलता है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या है। रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग है यहाँ पे कि वो जो दूसरा तुम्हारा ऑर्गेनिज्म आ रहा है या फिर कोई भी आ रहा है जो उसको अटैक कर रहा है तो उसका ग्रोथ को वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब उसका ग्रोथ को वो रुक देता है, मतलब रुका देता है। उसको देखो दो काट पीस ऑफ डीएनए, सपोज हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको काट दिया तो उसको क्या करते हैं हम लोग प्लाज्मिड, दूसरा प्लाज्मिड लेते हैं फिर। जैसे कि एक प्लाज्मिड तो हुआ, जैसे कि हम लोग को जहाँ पे हम लोग को क्या बोलते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिल गया तो वो एक प्लाज्मिड क्या बोलते हैं प्लाज्मिड से मिल गया। अभी हम लोग को और दूसरा प्लाज्मिड क्यों चाहिए कि वो प्लाज्मिड हम लोग क्या करेंगे, जो अब हम लोग जस्ट काट के निकाला था तो वो प्लाज्मिड नया प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे और उसका जो रिकम्बाइंड हो जाएगा जो बनेगा उसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन डीएनए बोलते हैं। उसके बाद उसको क्या करेंगे, जिस ऑर्गेनिज्म पर अंदर डालना है तो वहाँ पे हम लोग भेज देंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी वेक्टर चाहिए। एक्चुअली वेक्टर का मीनिंग क्या है तुम्हारा, मोलिकुलर व्हीकल बोलते हैं। मतलब वो कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकता है। जैसे कि तुम्हारा हो सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म तुम्हारा प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कहीं पे भी तुम्हारा ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद देखो तो वही लिखा हुआ है कि हम लोग लिंक कर देते हैं तुम्हारा वेक्टर के साथ जो डीएनए मिला है डिजायर्ड उसको। देखो हम लोग को पता चल गया कि डीएनए को हम लोग कैसे काट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। जुड़ता कौन है फिर तुम्हारा, डीएनए लाइगेज जुड़ता है। उसके बाद देखो ठीक है, जैसे कि हम लोग को रिकॉम्बाइंड डीएनए का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, इचर्चिया कोलाई या फिर ई कोलाई के अंदर। अभी ई कोलाई के अंदर ही क्यों डालते हैं, जैसे कि हम लोग पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यू सॉरी
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिला, वो कहाँ से मिला था तुम्हारा? सैल्मोनेला टाइफिमोरियम से मिला था। तो सैल्मोनेला टाइफिमोरियम का जो जीन मिला वो निकल कर हम लोग प्लाज्मिड में डाला। उस प्लाज्मिड को फिर हम लोग ई कोलाई में क्यों डाल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्यों डालते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। अगर बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड हो जाएगा तो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्योंकि दोनों तुम्हारा क्लोजली रिलेटेड है इसलिए इसका अंदर डालते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा और एक असर्शन रीज़न बन सकता है।